नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका चाणक्य क्लासेस में, जहां पढ़ाई होती है एकदम आसान और मज़ेदार तरीके से। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 10वीं का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, और ये है हमारा पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग। इस क्लास में हम चैप्टर से जुड़े लघु एवं दीर्घ उत्तरीय वाले सभी प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मृदा यानी कि सॉइल के बारे में, और जानेंगे भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उनकी क्या खासियतें हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, पेन और कॉपी लेकर बैठिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। क्लास के अंत में आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही काम की बातें मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत संसाधन एवं उपयोग में सबसे पहला बात करेंगे ज्योग्राफी को। हम लोग ज्योग्राफी क्या चीज़ है, किन किन चीज़ों से मिलकर ये ज्योग्राफी बना है, ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की बात करेंगे, और ये बात करेंगे क्लास 10th की, ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 करने वाले हैं भारत संसाधन एवं उपयोग, लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली बात हम लोग ये जानेंगे कि ज्योग्राफी जो है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो ठीक है, तो ज्योग्राफी जो है बच्चों ध्यान से देखना है और इसका नोट्स आप लोग अवश्य बनाएं, ठीक है। पेन पेपर लेकर बैठे और लिखने का भी प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात जानेंगे, ज्योग्राफी जो है हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना है, जो कि ज्योग्राफी को दो भागों में बांटा गया। जैसे कि जियो का मतलब होता है प्यारे बच्चों पृथ्वी, और एक होता है हमारा ग्राफी जिसका मतलब होता है अध्ययन, ठीक है। पहला क्या बोले, जियो यानी कि पृथ्वी, और ग्राफी मतलब कि अध्ययन यानी कि पृथ्वी अध्ययन, ठीक है। कुल मिलाकर इसमें बात हो रही है मतलब भूमि का अध्ययन करना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा मृदा क्या है। अब मृदा का मतलब होता है बच्चों मिट्टी, मृदा का मतलब मिट्टी। मृदा क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मृदा क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो जानेंगे। चलिए, मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है, जीवन तंत्र है, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को मृदा कहते हैं, ठीक है। क्या बोले बच्चों, मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है, जीवन तंत्र है, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को मृदा कहते हैं। मृदा निर्माण एक लंबी अवधि से पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। तो चलिए इनका स्क्रीनशॉट आप सभी को ही ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है मृदा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो फट से जवाब देना है प्यारे बच्चों कि मृदा जो है ना, भारत की मिट्टी को 8 मुख्य वर्गों में बांटा है, जो निम्न प्रकार है। चलिए देखते हैं मृदा कितने प्रकार के हैं, फट से जवाब देना है। मृदा 8 प्रकार के होते हैं, मुख्य 8 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है लेटेराइट मिट्टी, अब पांचवा है पहाड़ी मिट्टी, छठा है हमारा मरुस्थलीय मिट्टी, सातवां है लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, और आठवां है हमारा जैविक मिट्टी। तो आइए इन सभी को बारी बारी से जानते हैं, ठीक है। और जिस किसी को भी PDF की ज़रूरत हो, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप या मैसेज कर सकते हैं, ये कॉल कर सकते हैं, और ये वाला जो नंबर है इस पर सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सअप करके मंगवा सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं 8 मिट्टियों के बारे में बारी बारी। तो चलिए सबसे पहला है मेरा जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, तो ध्यान से सुनना है और इसका नोट्स भी बनाना है। हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियाँ सिंधु, गंगा
और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से जलोढ़ मृदा बना है। भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टी का रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। ठीक है, चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा काली मिट्टी। एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत में काली मृदा 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। काली मृदा का निर्माण मूल शैलों एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है। ठीक है, काली मृदा का स्थानीय नाम रेगूर है। ठीक है, इसे भी याद रखना है। काली मृदा का स्थानीय नाम रेगूर है। ठीक है, क्या है? रेगूर है। काली मृदा की विशेषता यह है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, काली मिट्टी जो होती है, काली मृदा जो होती है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। और इसे एक दूसरी नाम स्थानीय नाम से जानते हैं, रेगूर के नाम से। ठीक है, और काली मृदा को हम लोग काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, काली मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा लाल मिट्टी। क्या है? लाल मिट्टी। ठीक है, इसको हम लोग पीला मिट्टी भी बोलेंगे बच्चों। ठीक है, लाल मिट्टी। लाल एवं पीली मृदा में लौह की अंश की मात्रा पाई जाती है, जिस वजह से इसका रंग लाल होता है। जल योजना के बाद यह मृदा पीले रंग की हो जाती है। ठीक है, यह थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग करने में, फिर से दोहराते हैं। लाल एवं पीली मृदा में लौह की अंश की मात्रा पाई जाती है, जिस वजह से इसका रंग लाल होता है। ठीक है, जल योजना के बाद भी मृदा पीले रंग की हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चौथा नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चौथा है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है। कहाँ से हुआ है? ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईट। क्या होता है बच्चों? ईट। इसमें ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और अपक्षय के कारण लेटेराइट मिट्टी कठोर हो जाती है। ठीक है, एल्यूमिनियम एवं लौह के ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। और यह मिट्टी जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस मृदा में काजू की खेती उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, चलिए दोबारा रिपीट करेंगे। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है। ध्यान रखना है, लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति जो है ये ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईट। ठीक है, इसमें ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और अपक्षय के कारण लेटेराइट मिट्टी कठोर हो जाती है। एल्यूमिनियम एवं लौह के ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस मृदा में काजू की खेती उपयुक्त मानी जाती है। चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी मिट्टी। पहाड़ी मिट्टी वह मिट्टी होती है जो पहाड़ी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी कठोर चट्टानों के टूटने से बनती है और अक्सर पत्थरदार तथा कम उपजाऊ होती है। यह मिट्टी जल निकासी वाली होती है। ठीक है, और इसमें जैविक पदार्थ कम मात्रा में होता है। ठीक, यह मिट्टी चाय, कॉफ़ी और मसालों की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, विशेषकर उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए छठा नंबर है हमारा मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी का वह मिट्टी होती है
जो सूखे और रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी रेतीली, बहुत हल्की और पोषक तत्वों में कम होती है। ठीक है, इसमें जल धारण क्षमता भी कम होती है, जिससे यह खेती के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। लेकिन सिंचाई की सुविधा होने पर इसमें कुछ फसलें उगाई जा सकती है, जैसे कि बाजरा, खजूर आदि। ठीक है, दोबारा रिपीट करेंगे, ध्यान से सुनना है और साथ साथ इनका नोट्स भी तैयार करना है आप सभी को। यह आप सभी के लिए बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बिल्कुल चूके नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोबारा रिपीट करेंगे इसको। मरुस्थलीय मिट्टी वह मिट्टी होती है जो सूखे और रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी रेतीली, बहुत हल्की और पोषक तत्वों में कम होती है। इसमें जल धारण क्षमता भी कम होती है, जिससे यह खेती के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। लेकिन सिंचाई की सुविधा होने पर इसमें कुछ फसलें उगाई जा सकती है, जैसे कि बात करें बाजरा, खजूर आदि, और भी बहुत कुछ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर है हमारा लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। ठीक है, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जिसमें लवण यानी नमक और क्षार पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी की सतह पर सफ़ेद परत जमी होती है और यह पौधों के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की कमी और जल धारण क्षमता कम होती है। यह मिट्टी विशेष रूप से उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां जल निकासी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो है ना, आप एक और तरह से इसको मतलब कि बोल सकते हैं, ऐसी मिट्टी जिसमें अधिक मात्रा में लवण और क्षार पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी कहते हैं। ठीक है, और जिस किसी को भी पीडीएफ की आवश्यकता हो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें या फिर कॉल करके हमसे डायरेक्ट मंगवा सकते हैं। ठीक है, या फिर इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके मंगवा सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये रहा मेरा लास्ट, जैविक मिट्टी। जैविक मिट्टी वह मिट्टी होती है जिसमें जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि खाद, पत्तियाँ, गोबर और अन्य प्राकृतिक अपघटित तत्व। ठीक है, यह मिट्टी पूरी तरह रासायनिक पदार्थों से मुक्त होती है और फसलों की अच्छी वृद्धि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, क्या बोले, जैविक मिट्टी वह मिट्टी होती है जिसमें जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि खाद, पत्तियाँ, गोबर और अन्य प्राकृतिक अपघटित तत्व। यह मिट्टी पूरी तरह रासायनिक पदार्थों से मुक्त होती है और फसलों की अच्छी वृद्धि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, आप इसे और भी दूसरे तरीके से इसको परिभाषा दे सकते हैं इसका, जैसे कि यहाँ देखिए लिख दिए हैं हम, जिस मिट्टी में प्राकृतिक रूप से अपघटित जैविक पदार्थ होते हैं और जिसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता उसे जैविक मिट्टी कहते हैं। ठीक है, चलिए ये था हमारा 8 प्रकार मिट्टी का। ठीक है, और हमने 8 कर लिया। चलिए क्वेश्चन है हमारा, भूस्खलन या भूक्षरण क्या है। ठीक है, भूस्खलन या भूक्षरण क्या है, तो आंसर देंगे इसका, भूक्षरण वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी के ऊपरी उपजाऊ भाग को हवा, पानी या अन्य प्राकृतिक कारणों से बहाकर या उड़ाकर नष्ट कर दिया जाता है। इसमें भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और खेती प्रभावित होती है। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात समझिए, भूक्षरण क्या होता है, यानी कि हवा, पानी या अन्य प्राकृतिक कारणों से बहाकर या उड़ाकर नष्ट कर दिया गया, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, भूक्षरण कहेंगे। ठीक है, दूसरी भाषा में समझेंगे, पानी, हवा या अन्य प्राकृतिक कारणों से मिट्टी के उपजाऊ भाग का हट जाना ही भूक्षरण कहलाता है। ठीक है, पानी, हवा या अन्य प्राकृतिक कारणों से मिट्टी के उपजाऊ भाग का हट जाना भूक्षरण कहलाता है और इसे भूक्षरण को हम लोग भूस्खलन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। संरक्षण क्या है। ठीक है, भू संरक्षण क्या है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए आंसर दीजिए इनका, भू संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखा जाता है।
ठीक है। भूसंक्षरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखा जाता है और मिट्टी के कटाव को रोका जाता है। फसल चक्रण के माध्यम से मृदा के पोषण स्तर को स्थिर रखा जाता है। यदि गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि फसलों को लगातार बोया जाए तो इससे मिट्टी की उर्वरता में कमी आने लगती है। इसलिए समय समय पर नई फसलें बदलनी चाहिए और दलहन फसलों जैसे मूंग, चना, अरहर आदि की खेती करनी चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है। इसके अलावा वृक्षारोपण और अन्य तकनीकों से भी मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। ठीक है। इसे एक और अन्य भाषा में हम बोल सकते हैं, इसी दूसरी भाषा में बात करें तो बोलना है मिट्टी को कटाव और नुकसान से बचाकर उसकी उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने की प्रक्रिया को भूसंरक्षण कहते हैं। ठीक है। क्या बोलेंगे? मिट्टी को कटाव और नुकसान से बचाकर उसकी उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? भूसंरक्षण कहते हैं। ठीक है। जिस किसी को भी पीडीएफ की आवश्यकता हो वो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें या फिर कॉल करें, और ये वाला जो नंबर है इस पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस पर कॉल नहीं लगेगी। ठीक है। इस पर कॉल नहीं लगेगी, आप हमें व्हाट्सअप करके भी मंगा सकते हैं। ठीक है। और आज की क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में फिर, और बिल्कुल नए अंदाज में। ठीक है। और जिस किसी को भी वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को जो है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट जो है ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें साथ साथ। ठीक है। तो चलिए लेते हैं अभी के लिए फ़िलहाल सभी से विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है।